दो स्त्रियों में बहुत देर से झगड़ा हो रहा था। झगड़े की वजह एक अजीबो-गरीब थी कि जो दूसरी औरत है वो उससे बोलती है कि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा आखिर कौन है, इसका असली बाप कौन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे पति का बच्चा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ता है और विवाद इतना ज़्यादा तूल पकड़ लेता है कि दूसरी महिला पहली महिला की हत्या कर देती है। लेकिन ये राज वहीं पर राज बनकर रह जाता है कि वो जो महिला थी वो आखिर कहना क्या चाह रही थी, उसके पेट में पल रहा बच्चा आखिर किसका था। क्या वो सही कह रही थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसके बेटे यानी उसकी बहू के पति का नहीं है बल्कि किसी और का है। लेकिन ये गुत्थी सुलझ पाती उससे पहले उस महिला की मौत हो जाती है। लेकिन ऐसा उसे क्यों लगा, आखिर क्या वजह थी, क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसकी सास को ये शक हुआ। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी है गुजरात की अहमदाबाद की। गुजरात के अहमदाबाद में रामेश्वर अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिनका टाइल्स और संगमरमर के पत्थरों का बिजनेस था, अपना खुद का। ये मूल रूप से रहने वाले राजस्थान के थे, लेकिन अपने कारोबार के चलते हुए ये अहमदाबाद में जाकर के रहने लग गए। इनके परिवार में रामेश्वर अग्रवाल, इनकी पत्नी रेखा बहन और इनका बेटा दीपक और इनकी एक बेटी थी, वो रहा करते थे। बड़ा ही खुशहाल परिवार था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी रामेश्वर जी अपने बेटे दीपक के लिए एक लड़की ढूंढना शुरू करते हैं। वहीं राजस्थान के ब्यावर में एक अच्छे कारोबारी हैं जिनकी बेटी होती है निकिता। निकिता का असली नाम होता है नायरा। नायरा को वो देखते हैं और देखते ही रामेश्वर जी को वो लड़की पसंद आ जाती है, क्योंकि मूलतः वो जो रामेश्वर जी थे वो भी कहीं ना कहीं राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए थे और राजस्थान की ही बहू उन्हें मिल रही है, ये बात सोचकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। साथ ही साथ निकिता किसी से कम नहीं थी, देखने में बेहद खूबसूरत थी, कद काठी में भी बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि उसने MBA किया हुआ था। MBA की डिग्री लेने के बाद आगे भी वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। इतनी पढ़ी लिखी कुशल बहू मिल जाने पर पूरा परिवार खुश हो जाता है और दोनों परिवारों की सहमति से बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हो जाता है। निकिता के पिता बहुत बड़े कारोबारी थे, वो दिल खोलकर पैसा लगाते हैं और पैसा लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। बहुत धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया जाता है। अब यहाँ पर निकिता अपने ससुराल आ जाती है। निकिता और दीपक एक दूसरे के साथ बेहद खुश हैं। दीपक अपनी पत्नी को पाकर बहुत खुश है कि उसे इतनी सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहू मिली। वहीं निकिता भी अपने हैंडसम पति को देखकर बेहद खुश है। सब कुछ सामान्य अच्छे से चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन जो रेखा बहन है यानी निकिता की सास, वो थोड़ा पुराने ख्यालात वाली हैं और जो निकिता है ये आज के समाज की पढ़ी लिखी लड़की थी, खुले विचारों वाली थी, तो वो इतना ज़्यादा सोचती नहीं है, रूढ़िवादी चीज़ों के बारे में नहीं सोचती। लेकिन जो रेखा बहन है वो हर एक चीज़ में अपनी बहू के मीन मिनेक निकालना शुरू कर देती हैं। लेकिन शुरू में रामेश्वर जी और दीपक उन्हें समझाते हैं कि मम्मी अभी अभी वो नए नए परिवार से आई है, नया नया माहौल है, धीरे धीरे वो हमारे रंग में रंगने लगेगी। ऐसे करके धीरे धीरे सब चल रहा होता है, सब कुछ सामान्य होता है। लेकिन जो निकिता है उसका लगाव मायके से भी बहुत ज़्यादा होता है। वो बीच बीच में ब्यावर आती रहती है, 10-10, 15-15 दिन वो रुका करती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो रेखा बहन है उससे निकिता का बार बार यूँ मायके जाना और मायके से लगाव होना बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि निकिता अपना घर संसार छोड़कर मायके से लगाव लगा कर रखे और मायके में ही समय व्यतीत करे। इसके साथ साथ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं, इस चीज़ की शिकायतें की जाती है, लेकिन दिन बीतते रहते हैं। तभी आ जाता है 20 मार्च लॉकडाउन। उस समय निकिता अपने मायके आई हुई थी, लेकिन इस समय
वो अचानक से यहाँ रुक जाती है, क्योंकि उसका कहना था कि उस समय बाहर निकलना मना था, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी मना था। राजस्थान से अहमदाबाद का सफ़र वो तय नहीं कर सकती थी, इस पर रोक लगाई गई थी, ऐसा उसका कहना था। दूसरा, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, वो अपने खुले विचार रखती थी। वो बोलती थी कि मैं अपनी सेहत के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। इतना होने के बाद वो लगभग 2.5 से 3 महीना अपने मायके में रहती है। अब जो रेखा बहन है उसका गुस्सा बढ़ने लगता है, अपना घर संभालती है, अपनी जिम्मेदारी संभालती है, फिर उसके साथ साथ वो विवाहित बेटे का भी सारा जिम्मा लेती है, उसकी जिम्मेदारी भी उसके सर आ जाती है। रेखा बहन सोचती है कि मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं चाहती हूँ कि घर की इकलौती बहू अपनी जिम्मेदारियों को संभाले और अपने घर पर ज़्यादा समय बिताए, लेकिन वो ये सब समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरी ओर जो रामेश्वर जी हैं और दीपक हैं, वो भी खुले विचारों वाले हैं। रामेश्वर जी दीपक को इस चीज़ से कोई ऐतराज़ नहीं होता। वो जैसे हंसती है, बोलती है, खिलखिलाती है, सब उसके साथ वैसे ही बर्ताव करते हैं। यहाँ तक कि रामेश्वर जी निकिता अच्छे से बातें किया करते थे, मोबाइल पे बातें होती रहती थी, ये सब सामान्य चल रहा था। लेकिन दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं, फिर वो वापस आ जाती है और इसी बीच वो दोबारा उसके दादाजी का निधन हो जाता है और निकिता वापस ब्यावर पहुंच जाती है। अब तक सास बहू में बहुत खींचातानी होना शुरू हो गया था। निकिता का घर में मन नहीं लग रहा था, वो परिवार को नहीं संभाल रही थी और उसके जो खुले विचार थे वो उसे बिल्कुल नहीं सुहाते थे। वो जब भी उससे कुछ बोलती थी वो उसे उल्टा जवाब देती थी। दोनों सास बहू के बीच में दूरियां अब बढ़ना शुरू हो गई थी। उसे उसके ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब उसके दादाजी का निधन हो जाता है तो निकिता अपने मायके आ जाती है और काफ़ी समय तक वो नहीं जाती। इसी बीच जैसे तैसे रामेश्वर जी और दीपक उसे समझाते हैं, उसके परिवार वालों को समझाते हैं और वह जैसे तैसे करके वापस ससुराल आ जाती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। कुछ समय बाद ही निकिता बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं, वो माँ बनने वाली हैं। दीपक की खुशी का ठिकाना नहीं है। दीपक बेतहासा खुश है कि वो पापा बनने वाला है। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि मानो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई हो। लेकिन वहीं पर जो रेखा बहन है, वो जैसे ही ये पता चलता है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से दुखी हो जाती हैं और उनके चेहरे पर जरा भी खुशी या प्रसन्नता का भाव नहीं है। अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य चल रहा है। दोनों सास बहू के बीच नोकझोंक होना शुरू हो जाती है। सास बहू को ताना मारती है, बहू सास को ताना मारती है और उसी समय रामेश्वर जी कोरोना से ग्रस्त हो जाते हैं और अस्पताल पहुंच जाते हैं। अब अक्टूबर का महीना था, 28 अक्टूबर की ये बात है। 28 अक्टूबर की शाम का ये वाक्य रहा होगा। जो दीपक है वो अपने टाइल्स के कार्य से कहीं पर डील करने के लिए बाहर गया हुआ था। घर में सिर्फ रेखा बहन और निकिता रुकते हैं। जो सास है वो निकिता के स्वभाव से तो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जब से उसने सुना कि निकिता गर्भवती है तब से सास को शक होता है कि इस बच्चे का बाप दीपक नहीं बल्कि उसका ससुर रामेश्वर है। उसका ये शक इसलिए था कि उसने निकिता और रामेश्वर को हंसते हुए बार बार बातें करते हुए देखा था। वो लोग एक दूसरे से चैट पर भी बातें करते थे और जब रेखा बहन देखती थी तो मोबाइल बंद कर दिया जाता था। बेशक उसने उन दोनों को किसी आपत्तिजनक स्थिति में कभी नहीं देखा, लेकिन उसके मन में शक गहरा गया। कहते हैं शक एक बार आ जाए तो शक कभी भी खत्म नहीं होता बल्कि वो बढ़ता चला जाता है। और रेखा बहन के दिमाग में भी ये शक इस तरह से घर कर गया कि उसका कोई इलाज नहीं था। अब उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि उसकी बहू चरित्रहीन है। उसके चरित्र पर अब उसको शक होने लगा। पहले तक बात सीमित थी कि वो घर परिवार नहीं संभालती, वो मुंहफट है, वो बड़ी ही बदतमीज़ है, अपने पति का ख्याल नहीं रखती, घर का ख्याल नहीं रखती। इसके लिए उसे बार बार ताना दिया जाता था, लेकिन जब से उसके चरित्र पर शक हुआ तब से रेखा बहन को निकिता बिल्कुल नहीं सुहाती। अब रात होने को थी। दोनों सासू बहू के बीच में नोक झोंक चल रही थी।
इसी बीच रेखा बहन को गुस्सा आता है। उनके हाथ में एक लोहे का पाइप होता है और लोहे का पाइप वो निकिता के पेट पर लगाकर कहती है कि सच सच बताना, तेरे पेट में मेरे बेटे का बच्चा तो नहीं पल रहा, इस बच्चे का बाप तेरा ससुर है ना। इतना सुनना था कि निकिता का गुस्सा अपना कंट्रोल खो बैठता है, वो अपना आपा खो देती है। वो कहती है कि मम्मी क्या बकवास कर रही हो आप ऐसा कैसे बोल सकती हो। लेकिन रेखा बहन यहाँ नहीं रुकती, वो कहती है कि चरित्रहीन औरत, तूने अपने बाप जैसे ससुर को भी नहीं छोड़ा, शर्म आनी चाहिए थी। इतने अच्छे पति के होते हुए तूने मेरे पति पर डोरे डाले और उसके साथ नाजायज रिश्ते बना लिए। इतना बोलना था कि निकिता अपना आपा खो बैठती है और वो ही लोहे की रोड उनसे खींचती है और अपनी सास के सर में दे मारती है। वो यहीं पर नहीं रुकती, वो 3 से 4 बार सीने पर, सर में, पैरों में, हाथों में करती है और खून लथपथ हो जाती है रेखा बहन। खून की धारें छूट जाती हैं और वो जमीन में धड़ाम से गिर जाती हैं। जब निकिता का गुस्सा शांत होता है तब वो होश में आती हैं और डर जाती हैं कि आखिर उनसे ये क्या हो गया। वो इतना भयभीत हो जाती है कि वो अब समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो अब क्या करे। वो डर जाती हैं। डरने के बाद उन्हें एक उपाय सूझता है कि वो सोचती हैं क्यों ना इस कत्ल को आत्महत्या का रूप दे दिया जाए। अब वो रेखा बहन के ऊपर चादर डालती हैं, उन्हें उनके बेड पर लिटाती हैं और उन्हें जलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन निकिता भूल जाती है कि एक मुर्दा इंसान को जलाना इतना आसान नहीं होता और दूसरा वो खून से पहले ही लथपथ हैं। वो जब जल नहीं पाती हैं तो वो डर कर अपने बेडरूम में जाती है, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती है। अब जो इनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी वो दूर दूर तक जा रही थी। अड़ोसी पड़ोसियों ने ये सुन लिया था। अड़ोसी पड़ोसियों ने रामेश्वर जी को फ़ोन लगाया जो कि अस्पताल में थे। अब रामेश्वर जी क्या करते, उन्होंने अपने बेटे दीपक से कहा कि तुम जल्दी से अपने घर पहुंचो और जाकर देखो कि आखिर माजरा क्या है। दीपक आनन फानन में घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वो बाहर डोरबेल बजाता है, माँ को फ़ोन लगाता है, निकिता को फ़ोन लगाता है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब वो सोचता है कि शायद माँ से इतना झगड़ा हुआ है कि निकिता ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। अब वो डर जाता है, लेकिन करे तो क्या करे। वो ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है, घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से भी कोई सफलता नहीं मिलती। पड़ोसियों की मदद से एक लोहे की सीढ़ी का इंतजाम किया जाता है। उस पर से चढ़कर वो रसोई की खिड़की से होता हुआ अंदर उतरता है और जाकर जो नज़ारा देखता है, देखकर उसके होश गुम हो जाते हैं। उसकी माँ खून से लथपथ अध जली हालत में बेड पर पड़ी हुई है। वहीं दूसरे कमरे में निकिता बैठी रो रही है। वो निकिता के पास जाता है और जाकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ। वो कहती है कि पता नहीं, मेरा और माजी का झगड़ा हुआ, उसके बाद माजी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं जानती। अब वो सिर्फ यही बोल रही है, कोई जवाब नहीं दे रही। इसी बीच दीपक एम्बुलेंस को बुलाता है। एम्बुलेंस में ले जाकर रेखा बहन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच दीपक पुलिस को भी फ़ोन लगा देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर जैसा कि सिर्फ निकिता ही थी तो उन्हें हिरासत में लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन निकिता बार बार सिर्फ एक ही जवाब दे रही थी जो उसने दीपक को दिया था कि दोनों के बीच जिद बहस हुई। उसके बाद उनकी सास अंदर चली गई और अंदर जाने के बाद उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की होगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस वाले ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि लाश पर खून लगा हुआ था और फिर वो अध जली हालत में थी। ऐसा होने पर अब जो पुलिस वाले हैं वो अपने कुछ मनोवैज्ञानिक तरीकों से जैसे तैसे करके निकिता के मुंह से राज उगलवा लेते हैं। वो सारा राज बता देती है कि ऐसे ऐसे उसकी सास ने उसे उकसाया और वो अपना आपा खो बैठी। उसके बाद वो डर गई, इसलिए उसने उसकी लाश को जलाने की कोशिश की। अब जैसे ही ये बात आती है, अब जो पुलिस टीम है वो उनका
तब तक जो निकिता थी वो अपने मोबाइल की चैट डिलीट कर चुकी थी, कॉल हिस्ट्री डिलीट कर चुकी थी, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा था। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से जो जांच करती है उसमें सिर्फ एक मैसेज मिलता है जिसमें उसके ससुर का मैसेज था, कुछ टाइम तुम अपने पति दीपक से दूर रहो। इसके अलावा कोई सबूत नहीं मिलता, कोई साक्ष्य नहीं मिलता, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिस पर ये शक किया जा सके कि आखिर सच क्या था। लेकिन दीपक के मन में भी अब कहीं ना कहीं ये भावना रह गई कि जिससे वो अपने पापा को इतना सम्मान देता था, इतना आदर देता था, क्या निकिता के पेट में वाकई उनके पिता का बच्चा है या उनका बच्चा है। लेकिन इस मामले का कोई भी सुराग तब तक मिल नहीं पाता और निकिता को कानूनी कार्रवाई के लिए कानून के सुपुर्द कर दिया जाता है और जो कानूनी कार्रवाई के बाद जो उसे सज़ा मुकर्रर होती है वो सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन इस कहानी में एक सास की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पति का भरोसा उठ गया। इन सब में कौन सही था कौन गलत ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि एक पल का गुस्सा अगर हम कंट्रोल कर लें तो शायद बहुत बड़े हादसे को रोका जा सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।